प्रश्न नंबर 931, प्रेरणा कैसे पैदा की जाती है? यानी प्रेरणा या मोटिवेशन कैसे पैदा की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौशल दिखाकर, यानी कि हुनर दिखाकर प्रेरणा पैदा की जा सकती है। ठीक है ना? तो ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपी टीजीटी 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 932, सीखने वालों के लिए ये जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। ये कथन किसका है? कथन एक बार फिर से सुन लीजिए। सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे और क्या भुला दे। ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? ये प्रश्न यूपी टीजीटी 1999 में पूछा गया था। तो बार बार प्रश्न रिपीट होता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? क्रो एंड क्रो। क्या होगा इसका उत्तर? क्रो और क्रो। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 933, अब प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? तो सही बताया आपने कि अब प्रेरणा 2 प्रकार की होती है। ठीक है ना? ये भी क्वेश्चन केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। तो अब प्रेरणा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है बाह्य अवप्रेरणा और एक होती है आंतरिक अवप्रेरणा। जो बाह्य अवप्रेरणा होगा उसके अंतर्गत है बल, आकर्षण, है ना? इसके अलावा सम्मान, नौकरी, पुरस्कार, ये सब बाह्य आकर्षण में आ जाएगा, यानी बाह्य अवप्रेरणा के अंतर्गत आ जाएगा। इसके अलावा जो आंतरिक अवप्रेरणा है उसके अंदर तीव्र उत्कंठा, जिज्ञासा, है ना? तो ये आ जाएगा आंतरिक अवप्रेरणा के अंतर्गत। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 934, अब प्रेरणा का पक्ष नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था। प्रश्न इसलिए बता रहे हैं कि किस परीक्षा में पूछा गया था, ताकि ये पता चले कि ये जो प्रश्न नोट किया गया है क्या ये महत्वपूर्ण है या नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए बार बार हम किस परीक्षा में पूछा गया है उसका जिक्र करते रहते हैं। ठीक है ना? तो तैयारी खूब अच्छी कर लिया है आपने, तो अब रिवीजन करिए और अब अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से ये पता चलेगा कि कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी तैयारी करना और बाकी है। ठीक है? तो इन तमाम प्रश्नों को या इन तमाम प्रश्नों का उत्तर दे करके आप खुद को चेक कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब प्रेरणा का पक्ष नहीं है, तो ऑप्शन होता तो आप बता देते कि अब प्रेरणा का ये पक्ष नहीं है। तो अब प्रेरणा का पक्ष नहीं है सहानुभूति, सहानुभूति दिलाना, ये जो है अब प्रेरणा का पक्ष नहीं है। ये केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया था और इसी को सही उत्तर माना गया था। उस ऑप्शन में था क्या? आवश्यकता, प्रेरणा, है ना? और इसके अलावा सहानुभूति। तो आवश्यकता, प्रेरणा या फिर प्रेरित करना, ये सभी अवप्रेरणा के पक्ष में है, लेकिन सहानुभूति अवप्रेरणा के पक्ष में नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर 935, प्रतिभा का पता लगाना सुझाया गया। प्रतिभा का पता लगाना सुझाया गया किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा या किस साइंटिस्ट के द्वारा प्रतिभा का पता लगाना सुझाया गया था? ठीक है ना? इसका उत्तर क्या होगा? ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, तो इसको भी बताइए। सही उत्तर हो जाएगा गिम्बल। क्या नाम है? गिम्बल। गिम्बल ने 1976 में, ठीक है ना, प्रतिभा का पता लगाना सुझाया था। किसने? गिम्बल ने, है ना? इसमें होता क्या है कि इसमें पर्यावरण और आनुवंशिक घटक दोनों को शामिल किया गया है इस प्रतिभा को पहचानने के लिए। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 936, स्वतः जाल प्रशिक्षण विकसित किया गया। स्वतः जाल प्रशिक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? ठीक है ना? ये बताना है, यानी ऑटोजेनिक ट्रेनिंग किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
अगर है क्लियर तो बताएं। स्वतः जाल प्रशिक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शुल्ज, हेनरिक शुल्ज। हेनरिक शुल्ज के द्वारा, ठीक है, विकसित किया गया था। और ये जर्मनी के रहने वाले थे। तो स्वतः जाल प्रशिक्षण विकसित किया गया हेनरिक शुल्ज के द्वारा। इसमें होता क्या है कि यह तनाव से राहत देने की एक तकनीक है। स्वतः जाल क्या है? यह एक तनाव से राहत देने की एक तकनीक है। और ये तकनीक पहली बार 1932 में जर्मनी में हेनरिक शुल्ज के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 937, भीड़ व्यवहार, ठीक है ना। भीड़ व्यवहार का आधार चेतन तथा अचेतन इच्छाओं को माना है। भीड़ व्यवहार का आधार चेतन और अचेतन इच्छाओं को किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रायड। वही फ्रायड, सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने मनोविश्लेषण की खोज की, या मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? फ्रायड। तो उन्होंने भीड़ व्यवहार का आधार चेतन और अचेतन इच्छाओं के मन को माना है। फ्रायड के अनुसार मन के 3 भाग हैं। फ्रायड के अनुसार क्या है? फ्रायड के अनुसार मन के 3 भाग हैं। नंबर 1 चेतन, नंबर 2 अर्धचेतन और नंबर 3 अचेतन, यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इदम, अहम, अति अहम। ये फ्रायड के द्वारा मन के 3 भाग हैं। और फ्रायड ने जो फ्रायड की पुस्तक है वो था ग्रुप साइकोलॉजी एंड द एनालिसिस ऑफ द ईगो। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 938, उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? ये बताना है। उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? यह है व्यक्ति की आवश्यकता अनुसार। आवश्यकता, ठीक है ना। तो उपलब्धि प्रेरणा किससे संबंधित है? ये आवश्यकता से संबंधित है। ये प्रश्न राजस्थान एग्जाम 2011 में पूछा गया था। चलिए प्रश्न नंबर 939, रूथ ई ग्रोट ने शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सुझाया है? ठीक है ना। आप मनोवैज्ञानिक का नाम सुनिए। रूथ ई ग्रोट ने शिक्षा का कौन सा उद्देश्य सुझाया है? ये क्वेश्चन एनबीएस टीजीटी 2016 में पूछा गया था। तो इनके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर दें। कौन कौन सा उद्देश्य सुझाया है इन्होंने? मानवीय संबंधों में सुधार, ये रूथ ई ग्रोट ने शिक्षा के उद्देश्यों में शामिल किया है। स्वास्थ्य के संदर्भ में सामाजिक उत्तरदायित्व, और इसके अलावा आर्थिक बचत के संदर्भ में स्वास्थ्य के तथ्य तथा सिद्धांतों का उपयोग। इन्होंने रूथ ई ग्रोट ने शिक्षा के प्रति यही उद्देश्य सुझाया है। जबकि व्यक्तियों को प्रेरित करना, ये रूथ ई ग्रोट का शिक्षा के प्रति ऐसा उद्देश्य नहीं है। ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 940, अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है ना। अब प्रेरणा का मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसने दिया था? उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताना है। क्या होगा इसका सही उत्तर? मैकडूगल। प्रश्न नंबर 941, अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था? अब प्रेरणा का मांग सिद्धांत किसने दिया था? अब्राहम मैस्लो। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 942, अब प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो गलत हो सकता है, इसलिए रिवीजन कर लीजिए, बहुत जरूरी है। आप तैयारी करते रहिए, लेकिन साथ साथ रिवीजन भी करना बहुत जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, अब प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत किसने दिया था? सही उत्तर क्या होगा? क्लार्क हल। क्या नाम था इनका? क्लार्क हल, और पूरा नाम है क्लार्क लियोनार्ड हल ने अब प्रेरणा का प्रणोद न्यूनता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
प्रश्न नंबर 943, अवप्रेरणा का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही सरल क्वेश्चन है, ये सिगमंड फ्राइड ने दिया था। तो बिल्कुल रटा होना चाहिए, बिल्कुल याद होगा आप सभी को। अगला प्रश्न 944, इसका जवाब आना चाहिए आपकी तरफ से। किस प्रकार की अवप्रेरणा सिखलाई में अधिक प्रभावकारी है? किस प्रकार की अवप्रेरणा का सिखलाई में सबसे अधिक प्रभाव माना जाता है? तो आंतरिक अवप्रेरणा। अगर कोई खुद प्रयास नहीं करेगा तो वो नहीं सीख पाएगा। अगर उसकी खुद की आवश्यकता नहीं है तो वो प्रयास नहीं करेगा। तो सीखने में सबसे अधिक प्रभावशाली कौन सी प्रेरणा होती है? आंतरिक प्रेरणा, यानी सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप प्रेरित नहीं है, आपको आवश्यकता नहीं है, तो आप इस वीडियो को नहीं देखेंगे, है ना। और जिसको आवश्यकता है, जो सीखना चाहता है, वो इसे देखेगा। ठीक, प्रश्न नंबर 945, अवप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण किसने दिया? अवप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? V.F. स्किनर। वही स्किनर जिन्होंने अपना प्रयोग चूहे पर किया था और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है ना। तो अवप्रेरणा का सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसने दिया था? V.F. स्किनर ने दिया था। ये देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, तो इसको तो आपको बताना ही होगा। आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं। बहुत ही प्यारा कथन है ये। आप एक घोड़े को पानी में ले जा सकते हैं, परंतु उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। ये किस नियम से संबंधित है? अगर ये कह दिया जाए कि ये थॉर्नडाइक के किस नियम से संबंधित है, तो क्या जवाब होगा? तो सही उत्तर रहेगा प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम क्या कहता है? प्रभाव का नियम ये कहता है, जिस कार्य करने से हमें खुशी मिलती है या संतोष मिलता है या आनंद आता है, तो उस काम को हम बार बार करते हैं, और जिस काम से हमें कष्ट मिलता है उस कार्य को हम नहीं करना चाहते हैं। प्रभाव का नियम यही कहता है। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना महत्वपूर्ण नियम है, और ये किस नियम से आधारित है? प्रभाव के नियम से। और ये जो प्रभाव का नियम है किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। ठीक है ना। चलिए, तो ये हुआ खेल मनोविज्ञान और प्रशिक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब 947 से शुरू हो रहा है एनाटॉमी। जी हाँ, एनाटॉमी के जितने भी छोटे बड़े बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो अब तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन तमाम प्रश्नों पर चर्चा यहाँ से लगातार हम लोग करेंगे। ठीक है ना। रिवीजन करेंगे हम लोग। आप विस्तृत जानकारी के लिए किताब का अध्ययन करते रहिए, लेकिन साथ साथ रिवीजन भी बहुत जरूरी है। अगर आपने खूब तैयारी किया है तो इन प्रश्नों का जवाब हमारे उत्तर आने से पहले आ जाना चाहिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कितना हमारा रिवीजन है, कितना अच्छे से हमने पढ़ाई किया है, इन तमाम प्रश्नों से पता चलेगा। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न नंबर 947, कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर बताना है। आप भी लगातार गेस करते रहिएगा। ठीक है। तो शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की शुरुआत हो चुकी है। साइटोलॉजी, छोटे छोटे क्वेश्चन लेकिन परीक्षाओं में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, इसीलिए कॉन्फिडेंस ठीक है, ये तैयारी बहुत अच्छी है। ये छोटे छोटे प्रश्न है, छोटा प्रश्न नहीं होता है। जो आता है वो आसान होता है, जो नहीं आता हो चाहे जितना छोटा हो वही सबसे बड़ा हो जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। ये राजस्थान 2011 में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न नंबर 948, ऊतक यानी टिश्यूज के अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? टू द पॉइंट बताइए। ऑप्शंस के सहारे ना रहिए कि ऑप्शन होता तो हम कर ले जाते, ऑप्शन इसमें नहीं है। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। ऊतक के अध्ययन को क्या कहते हैं? एक शब्द में आना चाहिए, हिस्टोलॉजी, है ना। ऑप्शन के सहारे मत रहिए, गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन राजस्थान 2011 में पूछा गया था। अगर ये पूछा है कि ऊतक का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो इसका जवाब क्या होगा? देखिए, अमीनो अम्ल से तो प्रोटीन्स का निर्माण होता है, और कई प्रोटीन्स मिलकर के कोशिका का निर्माण करते हैं।
और कई कोशिका मिल करके ऊतक का निर्माण करते हैं और कई ऊतक मिल करके अंगों का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए अमीनो अम्ल का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इनके कॉम्बिनेशन से अमीनो अम्ल का निर्माण होता है ना। और कई अमीनो अम्ल मिलकर के प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 949, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी बताइए, तैयारी खूब है तो इसका जवाब आना चाहिए ना। मायोलॉजी, मांसपेशी के अध्ययन को मायोलॉजी कहते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी होती है ना, तो 639। और शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती है, 206। शरीर में कुल मांसपेशियों की संख्या होती है 639, है ना। अगर ये पूछा जाए कि सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है, तो स्टेपीडियस। और सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, स्टेपीस। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 950, बहुत ज्यादा एक क्वेश्चन पे नहीं चर्चा करेंगे, तो क्वेश्चन आना ही आना है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। बहुत ज्यादा चर्चा करने पर भी क्वेश्चन गायब हो जाता है, जो लिखा है वही याद रहता है, जो बोलते हैं वो चीजें इधर उधर हो जाती हैं, इसलिए बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना है। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका, यानी सेल। चलिए प्रश्न नंबर 951 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। सोचिए 1000 प्रश्नों पर हम लोग बहुत जल्द पहुंच जाएंगे। 125 क्वेश्चन आना है और 1000 क्वेश्चंस पे हम पहुंचने वाले हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। इतना रिवीजन करना बहुत जरूरी है ताकि परीक्षा में कोई प्रश्न छूटने ना पाए। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? कोशिकाओं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना। कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ऊतक। सोचिए नहीं ज्यादा, बताइए, जवाब दीजिए। अगर आप सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप कंफ्यूज हैं। कंफ्यूज है तो रिवीजन कीजिए, रिवीजन करने से ही सारी चीजें सही होगी। चलिए प्रश्न नंबर 952, हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना है, जिसे क्या कहते हैं? हमारा शरीर असंख्य छोटी छोटी जीवित इकाइयों का बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका, यानी कि सेल। जितने भी प्रश्न बनेंगे एक भी प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रश्न इस रिवीजन टेस्ट में शामिल किया जाएगा। हम आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, यहाँ पर हम सब मिल करके रिवीजन कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 953, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। जो सेल होती है वो चारों तरफ से घिरी होती है। किसके द्वारा घिरी होती है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा कला। क्या बोलते हैं उसको? प्लाज्मा कला के द्वारा घिरी होती है। इसको आप प्लाज्मा कला कह लीजिए, या फिर कह लीजिए कोशिका कला, या फिर कह लीजिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है, किससे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया था, ठीक ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए प्रश्न नंबर 954, कोशिका के अंदर तरल गाढ़ा पदार्थ को क्या कहते हैं? आ जाना चाहिए था उत्तर आपका। कोशिका के अंदर तरल और जो गाढ़ा पदार्थ होता है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन टीजीटी 2011 में पूछा गया था। उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे जगह कम है तो साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक। चलिए समझ लीजिएगा इसको। प्रश्न नंबर 955, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? ये तो कई बार पूछा जा चुका है, सबको पता होना चाहिए। कोशिका के किस भाग को प्रोटीन्स की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम को, राइबोसोम को, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा मैंने राइबो, और आप सोम बढ़ा दीजिएगा। तो कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं? राइबोसोम को। राइबोसोम की खोज किसने